अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादी इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं लाड़काना में आपको कौन सी ऐसी शख्सियत से मिलवाने के लिए लेकर आ रही हूँ। तो जनाब, आज एक ऐसे पॉलिटिशियन से मैं आपको मिलवा रही हूँ जो बड़ा दबंग बोलते हैं, मज़े का बोलते हैं, असेंबली में बड़ी रौनक सी लगी रहती है। उनके बड़े मुख्तलिफ से जवाबात होते हैं मुख्तलिफ से सवालात के ऊपर। कहते कोई कुछ है, वो जवाब कुछ देते हैं। भाई साई है ना, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं निसार खोर साहब के घर के ऊपर और कचहरी जमा है। तो मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करी, चलते हैं आपको उनसे मिलवाते। मैं खुद मिलती हूँ और फिर जानेंगे कुछ उनके बारे में, कुछ वो बातें जो हमने अब तक किसी भी शो में ना देखी ना सुनी। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? ठीक बिल्कुल है। खैरियत से। सर आप कैसे हैं? तकलीफ की आपने? सर तकलीफ तो हमने आपको दी। नहीं, हम तो बैठे रहते हैं ऐसे ही। हम कहते हैं तो ये है कि हम समा के मेहमान हैं, और बात है कि हम अगले के मेहमान बन जाते हैं। नहीं, आप गए नसीब, पहले खुशी थैंक यू जी। हमारा रोज ऐसे ही होता है, बैठे होते हैं। ये कोई आज कोई खास कचहरी चल रही, कोई खास मुकदमे चल रहे हैं? नहीं, कुछ आज कम चल रहे हैं। अच्छा, कम चल रहे हैं, वरना से ज्यादा होता है कभी कभी। सही। तो ये आपकी ठीक है। कचहरी खत्म हो गई है या फिर अभी जारी हो सारी? तो मैं कहीं साइड पे खड़ी नहीं, होकर आप आए हैं तकलीफ करके तो मैंने कचहरी को मुअत्तल कर दिया है। अरे बड़ी मेहरबानी है आप सबकी। लेकिन अगर से कोई यकीनन ऐसा कोई नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, कोई नाराज नहीं। सबके हाल वाल पता कर लिए हैं। जो व्यवसायी नाराजगी नहीं चाहिए किसी की भी। फाइनली जी, हम निसार साहब के पास मौजूद हैं। ढेर सारे सवाल, ढेर सारी बातें और ढेर सारी ऐसी चीज़ें जानने के लिए जो अब तक आपने नहीं जानी और यकीनन मैं कैसे जान सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात जानती हूँ कि मेरी निसार साहब से कोई 1 से 1.5 हफ्ते पहले फ़ोन पे बात हुई। जी जी। तब आप बच्चों में बिजी थे, फैमिली में। जी। तो मुझे लगा, मैं कहा ओ सर सॉरी, ये फैमिली टाइम है, मैंने आपको तंग किया, बट प्लीज़ हमारी शो के लिए टाइम दें। तो इन्होंने ख़ुद दोबारा हमें रिप्लाई किया और इन्होंने कहा सॉरी, मैं उस वक्त अपने बच्चों के साथ था। यकीनन पोते पोतियाँ, नवासियाँ घर में गहमा गहमी तो रहती होगी। अगर बात करूं तो टाइम कभी कभी नहीं भी मिलता और कभी कभी 2-2 दिन बच्चों का मुंह देखना नसीब नहीं होता, लेकिन टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ता है। अच्छी बात है। दे आर अंडरस्टैंड कि नॉर्मल इंसान रहने चाहिए ना। अब थोड़ी सी कुछ सियासी सी गुफ्तगू कर लें। थक जाते होंगे आप। पहले अभी गैर सियासी कर लें। गैर सियासी कर लें। फिर चलिए, तो मज़ा आया। फिर आज तक इश्क कितने हुए? हमें वैसे मुसीबत ये है कि अक्सर बहस ही या बात ही सियासत से शुरू होती है और सियासत पे ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, हाँ, यकीनन उनका एक तो हर वक्त को ये मसला होता है कि जी रोज़गार, जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से या तो वो या फिर सियासत। कचहरी चाहे गाँव में हो, शहर में हो, ऑलमोस्ट यही आता है, क्योंकि बहुत सालों तक तो सियासत पे बात करने की मना होती थी। जी हाँ। जब आमराना हुकूमतें होती थी, मार्शल के दौर में, मार्शलाई दौर होता था, तो 5 लोग से ज्यादा बैठना बिल्कुल। तो उस वक्त तो खैर बातचीत नहीं होती थी। अब ये अपना मुल्क है, अपने वोट हैं, अपने तर्ज़े हुकूमत है और मसाइल है। सही। तो ज्यादातर बात मैंने गैर सियासी से सवाल पूछा था, किस कदर आशिकाना है आप? आशिकाना कितने हैं? देखिए बात कोई सियासी जवाब नहीं चाहिए सर इसका। नहीं, कुदरत ने दुनिया बनाई है, बिल्कुल, और जिंदगी दी है, बिल्कुल। अब जिंदगी को खूबसूरत कहा जाता है, सही, और कुदरत की दी हुई ये जो कुछ भी नेमतें हैं, उसके लिए कुछ कहा गया है कि जी किन किन चीजों को झुठलाओगे। सही है। तो यकीनी तौर पर हम एहसास रखते हैं और नॉर्मल इंसान है। यकीनी तौर पर हमने इस सारी चीज़ों से अगर मोहब्बत का अंसर निकाल दो जी, तो फिर तो मसनूई हो गए हम। सही। कुदरत से हो, इंसानों से हो,
सियासतदान से सिर्फ सियासी जवाब आ सकता है ना। आशिकाना को भी चीजों पे ही ले गए, जबकि इश्क का ताल्लुक ही बिल्कुल अलग होता है। सर, आपके हमेशा से बयानात को बड़े अलग अंदाज में लिया गया, उन बयानात के ऊपर तबसरे भी बड़े हुए। अभी हम पिछले दिनों हमने असेंबली में सुना, आपको एक महफिल में देखा गया और आपने बड़े दबंग तरीके से उठ के खड़े हुए कि तुम वो महफिल तो देख रहे हो, मेरे पर जो पैसे फेंकने वाला उसको नहीं देख रहे। तो इस बयान के पीछे क्या लॉजिक थी कि हम क्यों देखेंगे उसको, हम तो आपको जानते हैं। नहीं, आई एम सॉरी। मसला ये है कि वो एक शादी की तकरीब, बिल्कुल मेहंदी की तकरीब थी, बिल्कुल एक होटल में थी, बिल्कुल किसी प्राइवेट जगह पे भी नहीं थी। और होटल में या प्राइवेट जगह में बहुत डिफरेंट शिरकत करना बिल्कुल गुनाह भी नहीं है, गुनाह भी नहीं, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। मैं जब वहां गया तो वहां 800 के करीब का बड़ा हॉल भरा हुआ था। सही। हॉल भरा हुआ था, मुझे उन्होंने स्टेज के करीब जाके बिठाया, ऑफ कोर्स, जहां सनम मारवी साहिबा सुना रही थी, गाना सुना रही थी। मेरे आने के बाद भी उन्होंने एक दो गाने और गाए। जब वो खत्म करके उन्होंने आके सामने रखा खाना, ठीक है, हाँ। क्योंकि काफी देर हो गई थी, देर हो गई। खाना जब रखा उन्होंने तो अचानक वो मोहतरमा आ गई। बस क़यामत हो गई। अब मोहतरमा आई, मैं खाना टेबल पे पड़ा हुआ है और वो शुरू हो गए और मेरे तरफ आई तो मैंने हाथ बांध के कहा, बाबा खुदा के वास्ते दूर। जो मेहमान, जो मेजबान था वो एमएनए था, बिल्कुल, ठीक है। और वो जो रस्म होती है जब ऐसी कोई बातें हैं, दीजिए पैसे, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब वो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि इस मुल्क में अब तक, अभी सुबह के 11:15 बजे तक जी, ये है हर जगह कोशिश कि सियासतदानों को गंदा करके पेश करो। हाँ, लेकिन नहीं, मैं आई एम सॉरी, ये है। हाँ, ये लेकिन इस शो का मकसद ये नहीं होता। यहाँ मैं एग्जैक्टली अपनी बात को दोबारा पूरा करूँगी कि मेरी और आपकी या इनकी पर्सनल लाइफ क्या है, उससे हट के हमें सोचना ये है कि जिनको हम इलेक्ट करके लाए हैं, उन्होंने क्या हमारे लिए वो सारे काम किए हैं जिस वजह से हम उन्हें इलेक्ट करके लाए थे, जिस वजह से हमने उनकी काबिलियत के ऊपर यकीन किया था। बस ये देखा करें, ये ना देखा करें कि इर्द गिर्द में क्या है। सिगरेट तो आपके हस्बैंड भी पीते होंगे, मेरे भाई भी पीता होगा। छोटी छोटी सी चीज़ें इनको दरगुजर करिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना सीखिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमने भी इनके साथ निकलना है, बहुत सारी जगहों पे जाना है, लेकिन ये गुफ्तगू खट्टी मीठी सी प्यार भरी चलती रहेगी। रहिएगा हमारे साथ समा के मेहमान में। तो हम निकलते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पहले तो शिकारपुर जाना या खैरपुर जाना एक अजाब लगता था, अब बड़े आप लोगों ने रास्ते बना दिए हैं, बड़ी सड़कें दे दी हैं, लेकिन अंदरून शहर जब हम लोग गए, जो मेन सिटी है, वहाँ की सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। सिंध हुकूमत का भी कोई कंपोनेंट था और टोटल 10 अरब रुपए का ऐलान किया था। सही। लेकिन सिंध हुकूमत ने तो 3 अरब अपने दे दिए, वफाक ने उस वक्त नहीं दिए, लेकिन काम शुरू हुआ था। सही। लाड़काना शहर को घूमा हमने, उसको देखा, तो मुझे बस एक सवाल आपसे पूछना था कि इर्द गिर्द की सड़कें जितनी भी लाड़काना से बाहर निकलती हुई रास्ते, बड़े लोगों ने मुझे बताया कि पहले तो शिकारपुर जाना या खैरपुर जाना एक अजाब लगता था, अब बड़े आप लोगों ने रास्ते बना दिए हैं, बड़ी सड़कें दे दी हैं, लेकिन अंदरून शहर जब हम लोग गए, जो मेन सिटी है, वहाँ की सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। देखिए, शहर में भी रोड इसी तरह से बने थे जैसे बाहर मोहल्ला इलाकों में, इन कनेक्टिंग, यानी तहसील टू तहसील कनेक्शन या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन, ये सारे बने जरूर हैं और इस लाड़काना पैकेज से बने हैं। लाड़काना पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर ने 2008 में अनाउंस किया, जिसमें से सिंध हुकूमत का भी कोई कंपोनेंट था और टोटल 10 अरब रुपए का ऐलान किया था। लेकिन सिंध हुकूमत ने तो 3 अरब अपने दे दिए, वफाक ने उस वक्त नहीं दिए, लेकिन काम शुरू हुआ था। काम शुरू हुआ था और शहर के 60 किलोमीटर रोड सर्वेड, और छोटे हों बड़े हों, लेकिन अगर टोटल लेंथ अगर आप उनकी लेंगी तो 60 किलोमीटर के करीब रोड बने ओवर द इयर्स। फिर कहीं इंक्रोचमेंट, कहीं गटर का मिसबिहेव करना, कभी क्रॉसिंग कोई बनानी,
कभी ड्रेनेज की लाइन। और मेरे कल यहीं के लोग ही बता रहे थे कि वो जी अपना भी काम करते तो रोड खोद के बैठ जाते हैं। बस वो थोड़ा वो मसला ज़रूर है। सर 2008 के इलेक्शन की आपने बात करी तो मैं चलते चलते ये सवाल भी पूछना चाहूँगी कि 2008 के इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ था कि गनवा भुट्टो से लड़ाई हुई, वो नाराज़ हो गए? नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं। मैं एमपीए के सीट पे था जी जी, और वो एमएनए थी, जी बिल्कुल, कैंडिडेट एमएनए। इलेक्शन वाले दिन हम यकीनी तौर पर अपने हलके में टूर करने का हक रखते हैं कि कहीं पोलिंग स्टेशन पे कोई बदमजगी तो नहीं हो रही, बिल्कुल, कोई कहीं किसी को कोई रोक तो नहीं है वोट देने से। बिल्कुल। इसी तरह से मैं चक्कर लगा रहा था और मुझे पता चला कि शेख जैद कॉलोनी है एक, जी जी, वहाँ एक पोलिंग स्टेशन बंद है और वहाँ वोट डालने नहीं दिए जा रहे। तो मैं वहाँ गया। सही। मैं वहाँ गया तो वहाँ जब मैंने पूछा उस ऑफिसर से कि भाई वोट क्यों बंद है, सही। तो उन्होंने कहा कि गनवा भुट्टो साहबा ने एक लेडी पर एतराज किया है। अच्छा। एक लेडी के वोट डालने पर एतराज किया है कि इसके पास वोटर लिस्ट में नाम है, शनाख्ती कार्ड नाम नहीं है, इसलिए इसको वोट डालने न दिया जाए। तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, इसको जो दूसरे जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी इसको पहचानते हैं और इसके इलेक्टोरल में नाम है, ये सब कुछ चाहिए है, तो इसको क्यों खामखा तंग कर रहे हो? एक ही तो वोट है, एक ही तो वोट है। ये मैं खड़े होके उससे बात कर रहा था ऑफिसर से, तो इसी वक्त गनवा साहबा उठी, उन्होंने आर्ग्यू शुरू किया। ओह अच्छा। उन्होंने आर्ग्यू शुरू किया। मैंने कहा गनवा साहबा आप खड़ी हैं यहाँ, वोट एक लेडी का है, उस पर आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसे क्या ऐसी बात हो गई है और दे रहे हैं? तो नहीं, वो इंसिस्ट करने लगी। मैंने कहा भाई छोड़ें आप इस चीज को। तो इस पर उनका कोई लड़का उठा और उसने कहा हमारी मैडम के साथ तुम आर्ग्यू कर रहे हो। ओके। हमारी मैडम के उल्टा साथ चोर कोतवाल को डांटे। हमारी मैडम के साथ तुम आर्ग्यू कर रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ? फिर मैंने कहा गनवा को कहा मैंने कि गनवा इनको रोकें आप। इनको रोके, तुम्हारे वर्कर जो हैं, तुम्हें एक तो वो अंदर आने नहीं चाहिए थे पोलिंग स्टेशन पर, सिर्फ आप अलाउड हो, लेकिन वो बदतमीजी भी कर रहे हैं, आप इसको रोको, सियासी लीडर हो आप, इसको रोको। नहीं रोका। मैंने कहा क्यों नहीं रोक रही हो? मैंने यहाँ तक भी कहा क्यों नहीं रोक रही हो? अच्छा। उसके बाद उन्होंने फिर कहा अभी तुम इस तरह से बात कर रहे हो मैडम, आके मेरा गला पकड़ो, आके मेरी कमीज फाड़ी। मैंने उसके सामने यूं करके रख दिया कि कहीं मेरा हाथ ना उठे। यूं मैंने हाथ बांध लिए कि कहीं मेरा हाथ ना उठे, या मैंने अपने लोगों को भी कहा कि खबरदार दूर हो जाओ, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता था वो झगड़ा कराना चाहते थे कि पोलिंग बंद हो, इलेक्शन पर इल्जाम लगे और इलेक्शन पोस्टपोन हो या कैंसिल हो या जो कुछ भी हो। इस वजह से मैंने यूं करके रख दिया और अपने झगड़े को मैंने बंद कर दिया। फिर चले गए, ठीक है, जो चले गए सो चले गए। फिर किसी ने मुझसे पूछा सही आप एफआईआर दाखिल कराएंगे? मैंने कहा मेरी बेनजीर ने इलेक्शन करवाने के लिए अपनी जान दे दी और मैं अपने फटी हुई कमीज पर बैठ के एफआईआर करा। फिर खत्म हो के बाद और चली गई। सर आप लोगों के दौरे हुकूमत माशाल्लाह आप लोगों ने अपना टर्नओवर पूरा किया, बेनजीर साहिबा की शहादत, लेकिन कातिल का सामने ना आना, क्या रीजंस दिखते हैं आपको? ये इशू बेनजीर भुट्टो साहबा ने उस अक्टूबर के वाक़े के बाद भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की एक ज़रूरत महसूस की थी कि लोकल एजेंसीज पर एतबार नहीं किया जा सकता। उसी को पकड़ के हमने बेनी साहबा के मर्डर पर भी इंटरनेशनल एजेंसी का सोचा। सही। और यकीनन इतनी बड़ी साजिश के पीछे जाना चाहिए। जिसने गोली चलाई हो सकता है वो उस वक्त मारा भी गया हो, क्योंकि गोली चलाने के बाद बम भी फटा था। बिल्कुल ठीक है, और बम फटने के बाद हो सकता है वो मारा भी गया हो। तो हमारा जो सारा फोकस था कि इस साजिश के पीछे था कौन? फिर शवाहिद को फौरन मिटाया भी गया था। वो जो बिल्कुल एक ही घंटे में सफाई कर दी कि जी बस हमें। फिर जनरल मुशर्रफ ने माफी मांगी, मुझे नहीं मालूम कि किसने सफाई की।
जनाब इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हम गर्ल्स कॉलेज पहुंच चुके हैं और सर का शिद्दत और बेसब्री से लोग इंतजार करें। तो सर चलते हैं प्लीज़। 7,000 students. जी We have a new building has been constructed where 4,000 students will be accommodated. Big halls, 12 big halls have been constructed, and very soon this building will be handed over to us. इंशाल्लाह। किन चीज़ों की ज़्यादा कमी महसूस होती है कि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट मज़ीद इन चीज़ों की तरफ सोचे? इदारों के तौर पर लाड़काना माशाल्लाह खुद कफील है। जी अगर हेल्थ सेक्टर को देख लें तो यहाँ तो यूनिवर्सिटी तक है, बिल्कुल। ठीक है। और एजुकेशन के सेक्टर के देख लें तो यहाँ मैं समझता हूँ वो भी सब कुछ है, डिग्री कॉलेजेस भी हैं तो सब कुछ है, ठीक है। और सिविक फैसिलिटीज़ में जी ज़्यादा शिकायत सिर्फ होती है ड्रेनेज की, अच्छा सैनिटेशन की। सही। वो सैनिटेशन आता है डिलीवरी में। आप आ जाइए हाँ, यहाँ। जी अस्सलामुअलैकुम जी। We have got ये about हमने 90 staff members. They are waiting inside, and they are male teachers also. Where there is a shortage of. Why are they waiting? Pardon? क्या वेट कर रहे हैं हमारा? Yes. Why not? क्यों? दीदार दे। Just, अभी आपने सुना नहीं? आपसे आपके दीदार के लिए लोग तरस रहे हैं। बेचैन होके खड़े हैं। बाद में कहेंगे मैं भी उस सीट पे बैठी थी। कहीं ऐसा ना सर असेंबली आके कभी आपकी सीट पे बैठने की फरमाइश कर दें, ये देख लें। चलें ले लें। है निसार साहब, ऐसा ना असेंबली में आके कभी आपकी सीट पे बैठने की फरमाइश कर दी ले तो? लें, वो मिनिस्ट्री भी ले लें। आपकी विशेष भी पूरी की जाती है मैडम, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। ये हमारे खलील साहब हैं, बड़ा अच्छा एस्थेटिक सेंस रखते हैं। और यहाँ हैं एजुकेशन के एक्सियन, अच्छा एजुकेशन वर्क्स के। सही। ये जो सारी बिल्डिंग थी ये है बहुत पुरानी, जी बिल्कुल। बहुत पुरानी है। हम यहाँ बचपन में जब वो 60 में से कब 1895, माशाल्लाह। और ये जो रेस्टोरेशन देख रही हैं आप, ये इसने की थी। प्रिजर्व आपने सारा इसको किया एज इट इज को लेके। ऑलमोस्ट हेरिटेज हाँ, बिल्डिंग है हाँ, ना, heritage हेरिटेज है। उसका जो पुराना आर्किटेक्चर है, पुराने जो एलिमेंट्स हैं, पुराने जो मटेरियल्स हैं, वही, यानी उसका जो ओरिजिनल जो थीम है उसमें कोई तब्दीली ना आए। यही उसका बेसिक जो हमारा फ़िलासफ़ी थी रेस्टोरेशन की। इस तरह के छापे ये मारते रहते हैं वैसे? नॉर्मली आते चेक करते हैं कि हाँ जी एक काम शुरू करवाया था तो वो कहाँ तक पहुँचा? वेरी काइंड इनफ, और इतना रेगुलर आते हैं। अच्छा। और इनकी इतनी ओनरशिप है, जो यहाँ जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी यानी कि कंटिन्यूसली, और यानी कि हमें महसूस ही नहीं होता कि क्योंकि लोकल हैं तो इतना इनका फ्रीक्वेंट इतना आना होता है। यहाँ नहीं सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में नहीं, लेकिन और जो इंस्टीट्यूशंस हैं बिल्कुल, और उनकी वजह से बहुत बेहतरी आई है। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई वढ़ाई कंदा आहियो? पढ़ाईंदा भी आहिनि? हाँ, पढ़ंदा भी आए हो? कापी तो कंदा आहियो न? एक्चुअली मैं इस कॉलेज को तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जैसे बड़े शहरों में, बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजेस में कैरियर काउंसलिंग का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि बच्चों को बताया जाए कि वो करियर कौन सा ले सकती हैं और कौन सा लेना चाहिए। और वो आज इधर इस डिग्री कॉलेज में भी इसकी प्रैक्टिस शुरू हुई है, और जो भी इस करियर काउंसलिंग में आया है उसको असनाद भी दी जा रही हैं। तो हमने तो बाबा आगे बढ़ना है, हमने अपने ज़िंदगी को बनाने की शुरुआत करनी है। आज आप बीएससी में हैं
या इंटरमीडिएट में हैं, ये करियर प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाने के लिए आपने चुनना है। जनाब हम कॉलेज से निकल आए हैं, कॉलेज से निकलने के बाद हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ जब बेनज़ीर शहीद साहब शहीद हुई थी और 27 दिसंबर तब पूरा मुल्क जला था। लाड़काना में भी कुछ यही हाल था। तो आपने बताया था कि टाउन हॉल को जला दिया गया था, तो अब उसकी जगह आप लोगों ने अभी मैंने यहाँ बेगम नुसरत भुट्टो साहबा के नाम से कन्वेंशन सेंटर बनाया है, ज़बरदस्त, जिसमें ऑडिटोरियम अपनी जगह पे, लाइब्रेरी, वुमेन लाइब्रेरी अलग से, और मतलब ये कन्वेंशन हॉल अपनी जगह पे है। हमारे डीसी साहब भी आए हैं, वो भी दिखाएंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा, अच्छा सा है, जरूर स्टोरी है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी सी बात है। सही सही है। अदायन जो रोड एक्सीडेंट थियो, मोटरसाइकिल हिन जंग बनी हुई आहे, मोटरसाइकिल वारो घुमंदो थो वते, हे वीचारो हिते वो हड़ताल ते वेठो आहे। हा, ॾेढ महीनो थी वियो आहे, असां परेशान थी विया आहियूं। कहिड़े थाणे ते? सिविल लाइन थाणे ते। असलम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज हमारे मेज़बान हैं, इनकी बदौलत, क्योंकि आज हम इनके लंच करने आए हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम निसार साहब के साथ यहाँ लंच पर आए हैं और आज हमारे होस्ट हैं असलम साहब। असलम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वैसे तो लंच इनका किया, इनकी बदौलत आज हम भी फैज़याब हो गए। मुझे लंच नहीं खिलाता, इन्होंने आपको खिलाया। अच्छा, आपको कुछ और खिलाते हैं? मैं आपके कुछ कहना चाहेंगे असलम साहब? जी, आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। निसार साहब तो हमारे लाड़काना के लीडर हैं और हमारे बहुत मेहरबान भी हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि लाड़काना के सियासी हीरो हैं अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि मुझे वो दिन याद हैं जब मोहतरमा अपने दौर में लाड़काना के हिसाब से या सिंध प्रोविंस के हिसाब से कोई बात पूछना होती थी तो वो यकीनन निसार खोड़ो से ज़रूर उस पर डिस्कस करते थे, क्योंकि पॉलिटिकल विजन इनका माशाल्लाह बहुत बेहतर होता है। तो लाड़काना में इनको मेरे ख्याल में पाँचवीं मरतबा लाड़काना में ये MPA बने हैं, और सिंध में जितने सिंध असेंबली में लोग बैठे हैं वो सब में सीनियर हैं, और ये 7 मरतबा या 8 मरतबा सीनियर पे ना थोड़ा सा ये हो गया। देखो ऐसे ना ऐसी बातें ना करें, उम्रें खुलती हैं। सीनियर नहीं, बस जूनियर है, सीखने का अमल तो सारी जिंदगी जारी रहता है ना सर। इसको इस तरह ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। जो वेलकम, आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। बड़े कहते हैं खाने के वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, सो मैं बिल्कुल बातें करने के मूड में नहीं हूँ जनाब। आप जाइए, ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा आप चाय वाय बनाएं, क्योंकि आप तो शाम के वक्त ये शो देख रहे हैं। हमें तो खाना खाने दें, क्योंकि इसके बाद मैंने कहना है हमें खाने पर टूट पड़ना चाहिए। हमें खाने पे पूरा दिन हम गुजार रहे हैं, तो एनर्जी रहेगी तो आगे भी अभी चलना है और सफ़र तय करना है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप लोगों से मिलते हैं जनाब। निसार साहब से अगर पूछा जाए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, तो वो क्या चीज़ होगी? मैं अपने घर में अकेला हूँ, था, अब तो नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। निसार खोड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमने सोचा क्यों ना दिल की बातें यहीं हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर कहाँ रश में निकल पड़ेंगे और फिर मज़ा भी नहीं आएगा, फिर तो कुछ सियासी सी बातें होना शुरू हो जाएंगी। सर डरिए नहीं, मैं ऐसे कोई दिल की बात पूछने वाली। बचपन, जवानी और अब ये दौर, स्कूल, कॉलेज में आप बड़े एक्टिव रहे अपनी पार्टी के साथ, फिर आप बाकायदा पॉलिटिक्स में आए, आपने यहाँ काम शुरू कर दिया, आप अपने इलाके में काम करते, मसरूफियत ज़िंदगी की। निसार साहब से अगर पूछा जाए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, तो वो क्या चीज़ होगी? मैं अपने घर में
अकेला हूँ। था, अब तो नहीं, भाई बहन नहीं। सही। 1-2 महीने का था तो बाप चला गया, मेरी माँ थी। पहले तो बाप को मिस किया, फिर अपनी बहन या भाई ना होने की वजह से उनको मिस किया। स्कूल में आए तो माँ गांव में थी, मैं शहर में आया पढ़ने, फिर माँ तो को गांव को मिस किया, सही। या अपनी माँ की कंपनी को मिस किया। मैट्रिक के पास लाड़काना ही छोड़ के कराची चला गया, तो फिर लाड़काना को मिस किया। और मिस करने के लिहाज से तो फिर जिंदगी आगे चलती रही। और अपनी जो जिंदगी शुरू करते हैं, जैसे कहते हैं, वो 70-71 से शुरू हुई, शादी हुई और सिलसिले आगे बढ़े। फिर मैं वापस लाड़काना आया, अपनी वो खेती बाड़ी में मसरूफ हुआ, 1-2 बच्चे हुए, फिर एक आधा बिछड़ भी गए बच्चे, और फिर अपने आप को, क्योंकि अकेला था, शायद मैं ही सोच रहा हूँ कि इसलिए अपने आप को बिजी रखा कि सोशली बिजी रहूंगा तो अकेलेपन के एहसास सोशली कम मैं रहे। इतना यूं बढ़ जाऊं। तो फिर सियासत आई तो फिर तन्हाई मिस की। तहरीक इस्तिकलाल में आप साथ थे जब भुट्टो को फांसी दी गई। ठीक है, वो फौजी था लेकिन रिटायर हो चुका था। अच्छा, मतलब वो बनता है। वो रिटायर हो चुका था, एयर मार्शल था और है अभी भी जिंदा है। और उस वक्त तो उसको हीरो कहते थे 65 की वॉर का। लेकिन सियासत में मुखालफतें होती हैं, बिल्कुल ठीक है, और मुखालफत करना सियासी हक है, हक है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना वो भी हक है आपका। हक है। वो पीएनए के हिस्से थे सही। और दूसरी तरफ पीपुल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी। पीएनए ज़िया-उल-हक की हिमायती थी सही। और लोग भुट्टो साहब के हामी थे। मैंने असगर खान को पीएनए छोड़ने के बाद ज्वाइन किया था। अच्छा, ये मैंने उनको ज्वाइन किया था 1979 में। सही। पीएनए की तहरीक 77 के बाद तो खत्म ही हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि वो पीएनए के जो दूसरे लीडर साहबान थे वो ज़िया-उल-हक के जाके वजीर बन गए। सही। 3 पार्टियां थी जो पीएनए से निकली थी। तो वो जब ऐसी बातें सूरत हाल थी कि जी इलेक्शन भी हो सकते हैं, सियासत वापस आ सकती है, यकीनन फिर सोचने के बाद कोशिश की कि किसी एक लिबरल जमात के साथ हो ले। फिर आपको पीपल्स पार्टी का मंशूर, उसकी सोच ठीक लगने लगी, फिर आपने उसका नहीं। आप उसका हिस्सा बने। अब उसका भी सुन ले, पीपल्स पार्टी भी लिबरल रही, प्रोग्रेसिव रही, वो भी लिबरल था। ऐसे चलते रहे, एमआरडी बनी और एंटी डिक्टेटर, एमआरडी एंटी डिक्टेटर और प्रो डेमोक्रेसी थी, हम उसका बने हिस्से। हमने स्टार्ट की थी, एक्चुअली शुरुआत की थी, लेकिन बने। तो चलते चलाते पीपल्स पार्टी पर बहुत अताब आया। सही। उसके वर्करों ने एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह से अपना किरदार अदा किया, बिल्कुल, जिसने इस्टेब्लिश किया फैक्ट को कि जी ये पार्टी है, सिर्फ हुकूमती पार्टी नहीं है, बट जेन्युइन पार्टी है जो जमहूरियत में यकीन रखती है, स्ट्रगल कर सकते हैं। फांसी, कोड़े, गोलियां, बड़ी लंबी दास्तान है, बड़ी लंबी दास्तान है, बिल्कुल। तो ये उन्होंने प्रूव किया कि हम हैं इसके दाई जमहूरियत के। चलते चलाते हम भी उनके साथ ही चलते रहे, कभी जेलों में कभी गए, कभी कुछ हुआ, जो तकलीफें उठाई, कभी कुछ हुआ। एयर मार्शल साहब से एक गलती हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब वापस आई और जब उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ, बिल्कुल, तो यकीनन फिर तहरीक इस्तिकलाल की इम्पोर्टेंस कुछ और कम हो गई। बिल्कुल। फिर एयर मार्शल साहब ने एमआरडी छोड़ने का ऐलान किया, तो हमने कहा कि ये क्या बात हुई, हम तो लोगों को गोलियों तक पहुंचाए कि जी गोलियां भी खाएंगे और लेकिन जमहूरियत निकल जाए। हाँ, गोलियां भी खाएंगे लेकिन जमहूरियत लाएंगे। सही। उन्होंने जब एमआरडी छोड़ी तो फिर हमने सोचा कि ये गलत फैसला है, गलत टाइम पर फैसला है।
और उस वक्त हमने छोड़ा उनको। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर साहिबा के मज़ार पे। फील ही अलग है। भुट्टो साहब हैं। भुट्टो साहब। नाज़रीन, यहाँ मैं चाहूँगी कि अपने प्रोग्राम का अख्ताम भी करूँ, क्योंकि आज पूरा दिन हमने निसार साहब के साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा और हमने इनको बहुत सारी जहमत भी दी, लेकिन वो सारी जहमतें यहाँ पहुँच के हमारी तो वसूल हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब आपने इतना खूबसूरत जुमला बोल दिया, इसको देखते हैं तो हम अपने गम भूल जाते हैं। वाह, बस यही कहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे समा के मेहमान में, एक नई पर्सनालिटी के साथ, नई गुफ्तगू के साथ, नए सवालों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।